अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों मियोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से, और मियोसिस 1 हमने पढ़ लिया था। आज मियोसिस 2 स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप लोगों को मियोसिस 1 की समझ आ गई है। काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है आपका, और मैंने आपको कहा था साथ साथ आपने याद करना है, साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर आगे वाला टॉपिक आपको समझ आना है। अगर पीछे वाला टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आगे वाले टॉपिक की भी समझ नहीं आएगी। तो सीरीज़ में सारे बायो के जो लेक्चर्स हैं चैप्टर नंबर 5 के वो पढ़े हुए हैं, तो आप डेट वाइज सब के सब जो हैं उनको सुनते जाएं, और पीछे वाला अगर किसी का रह गया है तो पहले उसको सुने, उसके बाद इसको सुने, ठीक है। तो मियोसिस 2 आज हम लोग देखेंगे। मियोसिस 2 इज़ द पार्ट ऑफ द मियोसिस 1 इसमें हमने किया था। स्टूडेंट्स, मियोसिस 2 जो है ये सेकंड पार्ट है मियोसिस का, और ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, ठीक है। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि पेरेंट सेल्स 1 से 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं, और उनका नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहता है, जितना पेरेंट सेल में था उतना ही दोनों डॉटर सेल्स में होगा। तो ये जो मियोसिस 2 है ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है कि इसमें भी जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिमेंड कांस्टेंट एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। कि जो डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आने हैं वो पेरेंट सेल के जितने ही होंगे। अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 हैं तो डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स ही होंगे। उसके अलावा जिस तरह से पीछे आपने एक पैटर्न पढ़ा है कि जैसे माइटोसिस की 4 फेजेस थी, मियोसिस 1 की 4 फेजेस थी, इसी तरह से मियोसिस 2 की 4 फेजेस हैं। मियोसिस 1 की फेजेस को आपने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 कहा था। यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, टीलोफेज 2 और एनाफेज 2, ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस 2 आप लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरह से उसकी ये 4 फेजेस होंगी, और इन फेजेस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो चेंजेस आनी है वो बिल्कुल वैसी होंगी जैसे आपने माइटोसिस में देखी थी। अच्छा, सबसे पहले प्रोफेज 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रोफेज 1 जो है वो बिल्कुल शॉर्ट सा फेज़ होता है माइटोसिस की निस्बत और मियोसिस 1 की निस्बत, ठीक है। माइटोसिस का भी प्रोफेज आपने पढ़ा था और मियोसिस का भी प्रोफेज पढ़ा है, तो जितनी चेंजेस वहाँ पे होती हैं उतनी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मियोसिस ही आगे कैरी हो रहा है, तो बहुत सारी चेंजेस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी हुई हैं। तो इसके अंदर ये कह लें कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होता है, और इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं भी नहीं जिन्होंने जो है वो जिनकी वेरिएशन होनी है या जिन्होंने चेंज करना है। तो प्रोफेज 2 जो है ये लेस टाइम में होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोफेज 1। इसमें क्या होता है कि वही न्यूक्लियर लायर डिसअपीयर हो जाएगा। आपको पता है कि न्यूक्लियर लायर जो है वो छोटा सा स्पॉट होता है जो प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है, जिसका फंक्शन आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि प्रोटीन की फॉर्मेशन है, और इसके अलावा राइबोसोमल RNA की फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियर लायर करता है। तो न्यूक्लियर लायर इज अ प्लूरल वर्ड बाय द वे, न्यूक्लियोलस इज अ सिंगुलर वर्ड। तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर इसी तरह से होता है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर स्कैटर कर देते हैं, और आपको पता है कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स, और फिर न्यूक्लियर जो इन्वेलप है उससे वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, और बाहर जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ गोल्जी ऑपरेटर्स होता है वो उसको इनगल्फ कर लेता है। वो उसका फंक्शन होता है कि जितना भी रफ मटेरियल या जितनी भी ब्रेकेज हो रही है उसको उससे या तो सेल से बाहर निकालना है या वहाँ से उसको तोड़ फोड़ के उसने ख़त्म कर देना है, तो उसका काम ही ये होता है। अच्छा, न्यूक्लियर लायर डिसअपीयर हो जाएगा, इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा। क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। कंडेंस किस तरह से होता है कि क्रोमाटिन जो है आपको पता है कि जब सेल जब बनता है या अभी वो डिवीजन प्रोसेस के अंदर नहीं गया है उस टाइम उसके अंदर जो क्रोमाटिन होता है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जैसे ही सेल जो है वो ऑन सेट ऑफ प्रोफेज जाता है, मतलब प्रोफेज में उसने एंटर होना होता है, तो दैट टाइम जो क्रोमाटिन है वो खुद को डिस्कॉइल करता है, ठीक है। उससे पहले वो क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, तो अनकॉइल करके या कंडेंस करके तो खुद को जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज कर लेता है। तो इसमें भी आपने माइटोसिस के अंदर भी चेंजेस ये वाले पढ़े थे कि क्रोमाटिन ने खुद को जो है वो अरेंज करना है आप क्रोमोसोम्स के अंदर। सेंट्रियोल्स जो हैं वो दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। सेंट्रियोल्स आप लोगों को पता है कलेक्टिवली नोन एज अ सेंट्रोसोम, ठीक है, और सेंट्रियोल्स का फंक्शन ये होता है कि उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करनी होती है। तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेल के दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। लाइक यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर कि ये अभी यहाँ पे इकट्ठे ही पड़े हुए हैं, ठीक है,
दोनों सेंट्रियोल्स। तो जैसे ही सेल ने प्रोफेज के अंदर एंटर होना है तो ये वाले जो सेंट्रियोल्स है, ये वाला जो सेंट्रियोल है ये इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला जो है ये इधर आ गया। तो ऑपोजिट सेल की ऑपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रियोल्स जो है वो मूव कर जाते हैं। मूव करने का आपको मकसद हमने पीछे बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि इनका फंक्शन ये होता है कि उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाने होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्यों बनते हैं कि क्रोमोसोम्स ने उनके अंदर जो है वो अलाइन करना होता है, ठीक है, मेटाफेज प्लेट के अंदर। ये पीछे हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की है बात। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेंट्रियोल्स मूव करेंगे ऑपोजिट पोल पे, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे और यहाँ तक का जो एक फेज था वो आपका प्रोफेज 2 था, ठीक है, क्योंकि मियोसिस 2 हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रोफेज 2। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो मेटाफेज 2 है। मेटाफेज 2 में जो आपने माइटोसिस के अंदर भी देखा था कि क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच करेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ। काइनेटोकोर, दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स आपने देखे थे, एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे, दूसरे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स वो वाले स्पिंडल फाइबर्स थे जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के अंदर से पास हो रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने क्रोमोसोम्स को अपने अंदर अलाइन किया हुआ है और वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर के साथ। आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स है उसके सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हैं वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो मेटाफेज 2 के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं और सेल के इक्वेटर पे अलाइन करते हैं। जैसे ये सेल का सेंटर है, ठीक है, ये वाला, तो सेल के सेंटर में क्रोमोसोम्स को उन्होंने अलाइन कर दिया किन्होंने, स्पिंडल फाइबर्स ने, ठीक है। यहाँ तक मेटाफेज 2 था। अब चूंकि हमने पीछे मियोसिस 1 के अंदर देखा था 2 सेल्स बने थे, उन दोनों सेल्स ने कैरी करना है मियोसिस 2 को। तो एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, इन दोनों के अंदर हम लोग देखते जाएंगे मियोसिस 2 हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फेज जो है वो एनाफेज आएगा। एनाफेज में आपको पता है कि काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्टन करते हैं और शॉर्टन होने की वजह से चूंकि वो उनके साथ जो है वो क्रोमोसोम्स अटैच हैं, तो जैसे पीछे से वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ जो है वो खींच के ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हाफ जो मटीरियल है वो 2 ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा। कौन सा मटीरियल? क्रोमोसोम्स का मटीरियल, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो क्लीव करेगा एंड सिस्टर क्रोमाटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। क्रोमाटिड्स नाउ सिस्टर क्रोमाटिड्स नाउ कॉल्ड एज द क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, और जो क्रोमोसोम्स हैं चूँकि वो अटैच है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ, ठीक है, तो वो भी उसके साथ जो है वो मटेरियल मूव करता जाएगा। तो आप इन दोनों सेल्स में देखें जिस तरह से इसका एक जो पार्ट है जिसको क्रोमाटिड कहते हैं वो इस स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है, ये पीछे से सिकुड़ेगा तो ये इधर को मूव कर देगा, ठीक है, जैसे ये मूव किए हुए हैं इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये रेड वाले ऊपर यहाँ पे जो है वो पेयर की फॉर्म में पड़े हुए थे, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट कर गए हैं, एक दूसरे के साथ से डिसअटैच हो गए हैं, ठीक है। एक जो क्रोमोसोम था वो इधर आ गया है, दूसरा जो है वो इधर आ गया, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे जब ये कलेक्टिवली थे इस टाइम तक हम लोग इसको सिस्टर क्रोमाटिड्स कह रहे थे। जैसे ये एक दूसरे से अप मूव या अपार्ट मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, तो हम कहेंगे कि अब जो है ये मैच्योर क्रोमोसोम्स हैं और नाउ दे आर नोन एज द क्रोमोसोम। उससे पहले यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमाटिड्स थे। आपको पता है क्रोमाटिड्स हम लोग कह रहे होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जो आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम्स के उनको हम लोग क्रोमाटिड्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हमारा मेटाफेज 2 हो गया। उसके बाद टीलोफेज 2 है। टीलोफेज 2 में वही इट इज़ अपोजिट टू द प्रोफेज, ये उसके बिल्कुल उलट होता है। अगर प्रोफेज के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हो रहा है तो यहाँ पे बन रहा है, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया तो यहाँ पे वो बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मटीरियल है क्या से कहते हैं हम, जो क्रोमोसोम का मटेरियल है वो वहाँ पे सेंटर में पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे जो है वो दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चला जाएगा। तो उस जितनी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं अगर आपको वो याद है तो आप उनका उलट करके लिख देते हैं टीलोफेज 2 के अंदर, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या होगा, और इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि क्रोमाटिन जो है वो खुद को कंडेंस करके क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज करता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स खुद को अनकॉइल करके क्रोमाटिन दोबारा बना लेंगे, ठीक है। तो उसके ऑपोजिट जो है वो चीज़ें यहाँ पे हैपन होंगी।
टीलोफेज 2 में देखें अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होगी क्रोमाटिन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने याद किया था कि क्रोमाटिन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्रोमाटिन के अंदर जो है वो खुद को अनकॉइल कर रहे हैं। इसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था, ख़त्म हो गया था, यहाँ पे वो दोबारा से बन जाएगा। क्लीवेज होती है, सेल वॉल बनती है या सेल मेम्ब्रेन जो है वो या न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो बनेगा, ठीक है। क्लीवेज होगी और सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो क्लीवेज वाली बात है बेसिकली ये अब उसने बात शुरू कर दी है साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। यहाँ तक का जो था सारा अमल ये आपका टीलोफेज 2 है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस में आपको पता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होती है, तो आप दो सेल्स के दरमियान में क्लीवेज आएगी, जिस तरह से ये है, ठीक है। ये एक सेल था, इसके दरमियान में ये क्लीवेज आएगी, ठीक है। क्लीवेज फरो हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा था कि इस तरह से इसके दरमियान में दरार सी आएगी और वो हाफ मटेरियल ऑलरेडी दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुका है। क्लीवेज फरो आएगी तो इससे एक सेल से दो नए सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि पीछे से मियोसिस 1 के अंदर एक सेल से दो नए सेल्स बने, ये दोनों, ठीक है। इन दोनों के अंदर मियोसिस 2 हुआ तो इससे भी दो नए सेल्स बन गए और इससे भी दो नए सेल्स बन गए। तो टोटल हमने देखा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद एक सेल से 4 नए सेल्स बने हैं और इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। कि पेरेंट सेल की निस्बत जो डॉटर सेल्स बने हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आधे रह गए हैं, ठीक है। आधे किस तरह से रहे थे ये हमने मियोसिस 1 के अंदर बात की थी, ठीक है। और मियोसिस 2 के अंदर बस कोई क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ है। ये चूँकि हमने कहा था सिमिलर टू माइटोसिस है, माइटोसिस जैसी है, तो माइटोसिस के प्रोसेस की जो डेफिनेशन हमने की थी उसमें हमने ये बात की थी कि एक सेल से दो नए सेल्स बन रहे हैं और उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिमेन कांस्टेंट एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, ठीक है। तो मियोसिस 2 के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि इसके अंदर एस फेज भी नहीं आया था, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ सेल भी नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी नहीं हुआ। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मियोसिस 1 के अंदर हो गया था, ठीक है। और वहाँ से जो क्रोमोसोमल नंबर था वो इन दोनों सेल्स के अंदर ऑलरेडी हाफ होके आ चुका हुआ है, ठीक है। और इनके अंदर माइटोसिस हुई तो इससे भी दो सेल्स बन गए और इससे भी दो सेल्स बन गए। तो मियोसिस 1 से अगर आप स्टार्ट करें एक सेल से बात शुरू हुई थी और मियोसिस 2 के एंड तक 4 नए सेल्स बन गए, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है इसकी मियोसिस की वो यहाँ पे कंपनसेट होती है कि एक सेल से 4 नए सेल्स बनते हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आधा रह जाता है डॉटर सेल्स के अंदर एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका मियोसिस 2 था। ये सच पेपर में नहीं आता होता, इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके वजह से MCQs आ जाते हैं और आपने इसको याद करना है। आपका मियोसिस 1 के ऊपर नोट आता है, प्रोफेज 1 के ऊपर नोट आता है, ठीक है। उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। ये सच लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपकी बुक के ऊपर बुक का हिस्सा है, आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये हम पढ़ना ही था, मियोसिस का ये पार्ट एक्चुअली, तो आप इसको याद करें, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने माइटोसिस याद कर लिया तो डेफिनेटली आप उसी को लाइंस को थोड़ा सा मोल्ड करके इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से याद करें। कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। अगर आपने पीछे से कोई भी लेक्चर मिस किया तो इसकी आपको समझ नहीं आएगी। तो सीरीज़ में जितने भी लेक्चर्स इसके सेल साइकिल वाले चैप्टर के पढ़े हुए हैं उन सबको सुने, अच्छे तरीके से इसको समझें। पीछे वाली चीज़ याद नहीं की आपने तो अगली की आपको समझ नहीं आएगी। ये अंडरस्टूड बात है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। ट्रिकी है, चीज़ें जो है वो पीछे वाले टॉपिक्स के साथ रिलेट करती हैं। पीछे वाला भी याद करें, अगला वाला भी समझें और इसको याद करें। कल इंशाल्लाह हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।